دا मॉनिक यानी मनी आईक्यू में खुश आमदीद, जहां हम आपके मनी आईक्यू को बेहतर बनाने पर काम करते हैं। चलें आज एक बहुत ही दिलचस्प केस को देखते हैं। शुगरगंज लिमिटेड एक ऐसी कंपनी जो दहाइयों से मौजूद है, अरबों की सेल्स करती है, लेकिन सालों से मुसलसल नुकसान में है। जी, और ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है। ये एक तरह से पाकिस्तान की पूरी ज़रई सनत की अक्कासी करती है। बिल्कुल। तो आज हम इसी मुअम्मे को हल करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास 2019 से 2024 तक की मालियाती रिपोर्ट्स का तज्जिया है और हम ये जानने निकले हैं कि इस उतार चढ़ाव के पीछे असल कहानी क्या है। और ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये सिर्फ चीनी और कपास नहीं बनाती। इनका काम बायोफ्यूल से लेकर तामीराती सामान तक फैला हुआ है। यहाँ तक कि ये नेशनल ग्रिड को बिजली भी फराहम करती है। और ये शुगरगंज फूड्स की होल्डिंग कंपनी भी है, जो जूस और डेयरी मसनूआत में एक बहुत बड़ा नाम है। तो सवाल यही है कि इतने वसी कारोबार के बावजूद मुनाफा कहाँ गायब हो जाता है। यही तो असल सवाल है। तो चलें जरा बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। हेड ऑफिस लाहौर में, ठीक, और प्रोडक्शन यूनिट्स झंग में हैं। जी, और जो मिल्कियत का ढांचा है ना, वो भी बड़ा दिलचस्प है। कुल 125 मिलियन शेयर्स हैं। और ये किसके पास हैं? सबसे बड़ा हिस्सा तकरीबन 37% दूसरी मकामी कंपनियों के पास है। अच्छा, इसके बाद तकरीबन 33% आम पाकिस्तानी अवाम के पास है। तो मतलब अवाम की भी अच्छी खासी शिरकत है। जी, और बाकी का तकरीबन 30% उनकी अपनी ही एसोसिएटेड कंपनियों के पास है। तो मतलब कंट्रोल तो चंद बड़े ग्रुप्स के पास है, लेकिन अवाम भी इसमें शामिल है। ठीक है, अब आते हैं असल सवाल पर। सेल्स तो बढ़ रही थी, है ना, 2022 तक। जी, 2022 तक तो बढ़ी, लेकिन फिर गिरने लगी। और सबसे हैरान कुन बात, मुनाफा, वो तो इस पूरे अरसे में 1 रुपया भी नहीं था। दरअसल ये सिलसिला तो 2018 से चल रहा है। ये कैसे मुमकिन है? आप अरबों की चीजें बेचें और फिर भी नुकसान में रहें। देखें, इसकी सबसे बड़ी वजह जो इन रिपोर्ट्स में बार बार सामने आती है, वो है कंपनी का शुगर सेक्टर। शुगर सेक्टर? जी, मसला एक बुनियादी तजाद में छुपा है। हुकूमत गन्ने की एक इमदादी कीमत मुकर्रर करती है किसानों के लिए। बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ वो चीनी की फरोख्त की कीमत पर भी कंट्रोल रखती है। तो जब आपका खाम माल महंगा हो और आपकी फाइनल प्रोडक्ट की कीमत पर हद लगी हो, तो मुनाफे का मार्जिन वो तो बीच में ही खत्म हो जाता है। यानी आपकी लागत बढ़ रही है, लेकिन आप अपनी आमदनी उस रफ्तार से नहीं बढ़ा सकते। बिल्कुल, और इसका असर ये हुआ कि शुगर डिवीजन अपनी पूरी सलाहियत से काम ही नहीं कर पा रहा था। अच्छा, तो इससे फी यूनिट लागत बढ़ गई होगी। बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये ऐसा ही है कि आपने एक बस 50 लोगों के लिए किराए पर ली हो, लेकिन उसमें बैठे सिर्फ 5 लोग हों। किराया तो पूरा देना पड़ेगा, है ना? सही। तो हर मुसाफिर पर लागत 10 गुना बढ़ जाएगी। बिल्कुल, यही शुगरगंज के शुगर डिवीजन के साथ हो रहा था। लेकिन उनका बायोफ्यूल का कारोबार भी तो था। रिपोर्ट्स कहती हैं कि उसने तो अच्छा काम किया। जी हाँ, बायोफ्यूल सेक्टर एक रोशन सितारा था। उसके मार्जिन्स बेहतर थे, बरामदात भी दुगनी हुई। लेकिन मसला ये था कि शुगर डिवीजन में सुराख इतना बड़ा था कि बायोफ्यूल की आमदनी उसे भर ही नहीं सकी। अच्छा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपकी कश्ती में एक बहुत बड़ा सुराख हो और आप उसे एक छोटे से कप से खाली करने की कोशिश कर रहे हों। मेहनत तो बहुत है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। जी, पूरे अरसे में सिर्फ 2022 एक ऐसा साल था जब कंपनी ने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया। इससे आप शुगर बिजनेस के नुकसानात की शिद्दत का अंदाजा लगा सकती हैं। चलें, इस कहानी को साल ब साल खोलते हैं। 2020 से शुरू करते हैं, कोविड का साल। यहाँ आदाद-ओ-शुमार थोड़े अजीब हैं। सेल्स में कोई खास इजाफा नहीं हुआ, 2.5%। लेकिन कंपनी ने गन्ना 82% ज़्यादा क्रश किया। और यहीं पर एक तजाद पैदा होता है। आपने गन्ना तो बहुत ज़्यादा खरीदा, लेकिन आपके बायोफ्यूल की पैदावार 35% कम हो गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि गन्ने से बनने वाले शीरे यानी मोलासिस की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। मिलों के दरमियान इसे खरीदने के लिए एक तरह की प्राइस वॉर शुरू हो गई। अच्छा, तो शुगरगंज को शीरा महंगा पड़ा, इसलिए उन्होंने बायोफ्यूल की पैदावार कम कर दी। बिल्कुल, इससे जाहिर होता है कि कारोबार के मुख्तलिफ हिस्से एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। तो इस सब का नतीजा ये निकला कि कंपनी का जो बुनियादी नुकसान था, ग्रॉस लॉस, वो 24 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया, तकरीबन 67 करोड़ रुपए। ये तो एक बहुत बड़ी तबाही है। जी, बहुत बड़ी।
لیکن اسی سال کی رپورٹ میں ایک اور حیران کن چیز ہے۔ دیگر آمدنی یا ادر انکم میں 1100% سے زیادہ کا اضافہ۔ یہ کیسے ہوا؟ کیا کمپنی نے اچانک کوئی خزانہ ڈھونڈ لیا تھا؟ ہاں نہیں، اور یہ اکثر خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے سننے والوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اچھا۔ جب بھی کسی کمپنی کی رپورٹ میں دیگر آمدنی میں ایسا غیر معمولی اضافہ نظر آئے تو فوراً سوال اٹھائیں کہ یہ آیا کہاں سے، کیونکہ یہ اکثر ایک بار کی اکاؤنٹنگ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے جو اصل کہانی کو چھپا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ آپریشنل کامیابی نہیں تھی؟ بالکل نہیں، یہ اضافہ ایتھنول پر ایکسائز ڈیوٹی کی ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے تھا۔ اس کے علاوہ اسی سال شوگر گنج فوڈ پروڈکٹس میں اپنی سرمایہ کاری سے بھی کمپنی کو 50 کروڑ سے زیادہ کا نقصان ہوا۔ تو کل ملا کر 2020 کا خالص نقصان تقریباً 1 ارب روپے رہا۔ جی، 1 ارب روپیہ۔ تو 2020 تو بہت برا گزرا۔ کیا 2021 میں حالات بہتر ہوئے؟ رپورٹس کے مطابق سیلز میں زبردست اچھال آیا، تقریباً 43% کا اضافہ۔ تو پھر کمپنی منافع میں کیوں نہیں آئی؟ یہاں وہی پرانی کہانی ایک نئے انداز میں سامنے آئی۔ سیلز تو بڑھیں کیونکہ برآمدات بحال ہو گئیں، لیکن بنیادی مسئلہ یعنی گنے کی لاگت اور بھی سنگین ہو گئی۔ وہ کیسے؟ بالکل، اور پھر اخراجات کا ایک طوفان آ گیا۔ زیادہ برآمدات کی وجہ سے ڈسٹریبیوشن کے اخراجات تقریباً 80% بڑھ گئے۔ اور مہنگائی کی وجہ سے انتظامی اخراجات بھی بڑے ہوں گے۔ 14%، اور ملازمین کی تعداد بھی تھوڑی بڑھائی گئی۔ اور تو اور دیگر اخراجات میں 117% کا اضافہ ہوا، کیونکہ کمپنی نے اپنا بایو گیس پاور پلانٹ نقصان پر بیچ دیا۔ یعنی ہر طرف سے اخراجات بڑھ رہے تھے۔ جی، اور ان سب نے مل کر خالص نقصان کو 1 ارب سے بڑھا کر تقریباً 1.4 ارب روپے تک پہنچا دیا۔ 2021 اس بات کی بہترین مثال ہے کہ صرف سیلز میں اضافہ کامیابی کی ضمانت نہیں دیتا۔ تو 2 سال مسلسل بڑے نقصانات کے بعد اب آتا ہے 2022، اور یہاں سے کہانی واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ رپورٹس کہتی ہیں کہ یہ اس پورے دور کا بہترین سال تھا۔ جی بالکل۔ پیسے بھی تجاوز کر گئیں۔ یہاں کیا مختلف ہوا؟ 2022 میں 2 چیزیں بہت اہم ہوئیں۔ ایک تو چینی کی فروخت کی قیمتیں بہتر ہوئیں، جس سے مارجن تھوڑا بہتر ہوا، لیکن دوسری اور سب سے اہم وجہ آپریشنل کنٹرول تھی۔ آپریشنل کنٹرول مطلب اس سال کمپنی نے خود زیادہ گنا کرش کیا، جس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس بایو فیول بنانے کے لیے اپنا شیرہ موجود تھا۔ انہیں مہنگے داموں باہر سے نہیں خریدنا پڑا۔ اچھا، تو انہوں نے اپنی سپلائی چین پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس کا کیا اثر ہوا؟ اس کا اثر ڈراماٹک تھا۔ بایو فیول کی پیداوار میں 41% کا بڑا اضافہ ہوا، اور سب سے اہم بات، اس پورے عرصے میں پہلی اور آخری بار کمپنی نے 37 کروڑ روپے کا گراس پروفٹ کمایا۔ واہ، یعنی بنیادی کاروبار منافع میں آ گیا تھا۔ جی، یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ اگر حالات سازگار ہوں تو یہ کاروبار منافع بخش ہو سکتا ہے۔ اور اسی سال کمپنی نے اخراجات پر قابو پانے کے لیے ایک بہت بڑا اور شاید مشکل قدم بھی اٹھایا۔ انہوں نے ملازمین کی تعداد 1300 سے کم کر کے صرف 896 کر دی۔ جی، 400 سے زیادہ لوگوں کی چھٹی۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی اخراجات پر قابو پانے کا بہترین طریقہ تھا؟ اس سے کمپنی کی طویل مدتی صلاحیت پر کوئی منفی اثر نہیں پڑا ہوگا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ قلیل مدتی بچت کے لیے آپ اکثر اپنا مستقبل کا ٹیلنٹ اور تجربہ قربان کر دیتے ہیں۔ اس کیس میں یہ واضح طور پر ایک مجبوری کا فیصلہ لگتا ہے، لیکن آپ کی بات درست ہے، اس کے طویل مدتی نتائج ہو سکتے ہیں۔ ان تمام کوششوں کے باوجود گراس پروفٹ کمانے اور سینکڑوں ملازمین کو فارغ کرنے کے بعد بھی کمپنی کو سال کے آخر میں 22 کروڑ روپے کا خالص نقصان ہوا۔ جی، لیکن یہ پچھلے سال کے 1.4 ارب کے نقصان کے مقابلے میں بہت بہتری تھی۔ یہ ایک امید کی کرن تھی کہ شاید کمپنی صحیح راستے پر آ گئی ہے۔ تو 2022 کی اس امید کے بعد 2023 میں کیا ہوا؟ کیا کمپنی نے اس کامیابی کو آگے بڑھایا؟ بدقسمتی سے رپورٹس ایک مختلف کہانی سناتی ہیں۔ سیلز میں 22% سے زیادہ کی کمی آ گئی۔ جی، ہم واپس زوال کی طرف چلے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم واپس انہی پرانے مسائل کی طرف آ گئے۔
2023 में गन्ने की क्रशिंग 24% कम हुई। वजूहात वही थी, गन्ना खरीदने के लिए सख्त मुकाबला और हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा इंतहाई ज्यादा इमदादी कीमत। और कंपनी एक बार फिर 32 करोड़ रुपए के ग्रॉस लॉस में चली गई। यानी जो थोड़ी बहुत कामयाबी 2022 में मिली थी, वो एक साल में ही खत्म हो गई। बिल्कुल, और इखराजात की कहानी भी वैसी ही रही। अगरचा मुलाजमीन की तादाद मज़ीद कम की गई, लेकिन शदीद महंगाई की वजह से तनख्वाहों का कुल खर्च फिर भी बढ़ गया। और इस साल दीगर इखराजात में 438% का एक बहुत बड़ा इजाफा नजर आ रहा है। ये कहाँ से आया? ये आया एक्सचेंज रेट के नुकसान की वजह से। रुपए की कदर में जो कमी हुई, उसका ये असर था। अच्छा, तो ये एक और अहम नुक्ता है, यानी कंपनी के अपने कंट्रोल से बाहर के अवामिल जैसे मुल्की मईशत भी इसके नुकसानात में बड़ा किरदार अदा कर रहे थे। जी हाँ, ये साल कंपनी को दरपेश बैरूनी दबाव को वाज़ेह करता है। ऑपरेटिंग नुकसान तकरीबन 8 गुना बढ़ गया। ये 2022 की उम्मीद पर पानी फेरने जैसा था। तो इस पूरे सफर का क्या मतलब है? इस 5 साला कहानी को देखकर कुछ बातें बिल्कुल वाज़ेह हो जाती हैं। मेरे ख्याल में पहला और सबसे बड़ा सबक हुकूमती पॉलिसी का ज़बरदस्त असर है। गन्ने की इमदादी कीमत इस पूरी कहानी का मरकजी विलन लगती है। बिलाशुबा, ये ज़राअत जैसे शोबों में काम करने वाली कंपनियों की कमजोरी को जाहिर करता है। आपकी पूरी कारोबारी हिकमत अमली एक हुकूमती नोटिफिकेशन से तबाह हो सकती है। दूसरा अहम सबक जो मुझे नजर आया वो ऑपरेशनल कारकर्दगी का है। 2022 में जब उन्होंने अपनी सप्लाई चेन को कंट्रोल किया तो कारकर्दगी ड्रामाई तौर पर बेहतर हुई। बिल्कुल, ये आपको बैरूनी झटकों से बचाने में मदद देता है। तीसरा नुक्ता वो इखराजात को कंट्रोल करने की मुसलसल जंग है। कंपनी ने मुलाजमीन की तादाद को एडजस्ट किया, लेकिन महंगाई का दबाव उनकी कोशिशों पर पानी फेरता रहा। और आखिरी नुक्ता जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा वो तनव्वुए या डाइवर्सिफिकेशन के बारे में है। बायोफ्यूल ने अच्छा काम भी किया, लेकिन वो शुगर बिजनेस के बड़े नुकसानात का अजाला नहीं कर सका। और ये एक बहुत अहम सवाल पैदा करता है, वो कौन सा मकाम है जब आपका एक कमज़ोर हिस्सा बाकी सेहतमंद हिस्सों को भी खतरे में डालना शुरू कर देता है? क्या एक वक्त ऐसा आता है जब आपको ये तस्लीम करना पड़ता है कि उस कमज़ोर हिस्से को काटकर अलग करना ही बेहतर है? ये पाकिस्तान की ज़रई सनत के एक बड़े खिलाड़ी को दरपेश चैलेंजेस का एक बहुत गहरा और दिलचस्प जायज़ा था। ये बैरूनी दबाव, अंदरूनी कारकर्दगी की जुद्दोजहद और कामयाबी के चंद लम्हों की एक पेचीदा कहानी है। सुनने वालों के लिए एक आखिरी सोच ये है कि ऐसी सूरत हाल में फंसी हुई कंपनी के लिए तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? क्या ये चीनी के कारोबार से मुकम्मल तौर पर निकल जाना हो सकता है, कोई नया ऑपरेशनल मॉडल अपनाना, या फिर पॉलिसी में तब्दीली के लिए लॉबिंग करना? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात शुकरगंज लिमिटेड का मुस्तकबिल तय करेंगे। मुस्तकबिल की अपडेट्स के लिए फॉलो करने के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। Like and subscribe.